हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करें दोस्तों BA फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी में आपका जल्द ही पेपर होने वाला है। और मैं आज इसके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जो आपके पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। और दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रश्न मैं आपको और आपके बीच में लेके आता हूँ वो सारे प्रश्न आपके पेपर में से बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही सी आपके लिए कारगर साबित हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो प्रश्न है ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं आपके मॉडल पेपर पे कि मॉडल पेपर में आपको कैसे पढ़ना है और ये जो प्रश्न है क्या आपके पेपर में कितनी बार आया है, तैयारी भी करेंगे और सारी चीज़ों को यही चीज़ें मैं आपको ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो दोस्तों, जैसे दिया गया है यहाँ पे आपको BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी प्रश्न पत्र है। आपका हिंदी अनुवाद आप लोग जानते ही हैं, टाइम 2 घंटे का निर्धारित किया है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार खंड आ से सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 50 शब्दों में देना है। अब जैसे पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, अनुवाद शब्द कैसे बना है, यानी अनुवाद शब्द जो बताया गया है वो किस तरीके से बनाया है और कैसे बना है, ये प्रश्न अभी पेपर में पूछा भी गया है। अब जैसे अनुवाद शब्द है वो किस तरीके से बना है वो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे आंसर में। जैसे अनुवाद, सबसे बड़ी बात मैंने अनुवाद यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको अनुवाद के बारे में बताया था। अनुवाद क्या है, अनुवाद का मतलब क्या होता है, यानी रूपांतरण, यानी कि किसी भाषा को हम दूसरी भाषा में प्रयोग करते हैं या उसका हम ट्रांसलेट करते हैं या उसको हम एक भाषा को दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, तो यही हमारा अनुवाद होता है। अब आगे क्या है कि अनुवाद शब्द कैसे बना है, ये आपको यहाँ पे गणना करना है, लिखना है आप लोगों को कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाला शब्द यानी अनुवाद शब्द जो है वो मूलतः संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह एक क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, यह एक तत्सम शब्द है। अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की बद्ध धातु, कौन से धातु से है, ये बद्ध धातु से होता है और बद्ध धातु में ये आपका घ्या से बना है, यानी कि घ्या प्रत्यय लगाने से वाद शब्द बनता है और फिर उसके साथ अनु यानी उपसर्ग है जो जुड़ने पर अनुवाद शब्द बनता है। यानी अनु उपसर्ग पीछे के बाद या साथ साथ आदि अर्थों का सूचक है और वाद का अर्थ होता है कथन या बोलना या भाषण देना, विचार विमर्श इत्यादि। यानी इस प्रकार अनुवाद शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है अनुकथन, पुनः कथन अथवा किसी के द्वारा कहने के पश्चात उसी बात को दोबारा और स्पष्ट करते हुए कहना या पुनरुक्ति, इसमें अर्थ को पुनरावृत्ति होती है, यानी शब्द रूप की नहीं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि सारा अनुवाद किसे कहते हैं, सारा अनुवाद के बारे में बताइए। अब सारा अनुवाद क्या है दोस्तों, आपका सारा अनुवाद है, इस अनुवाद को मूल मुक्त अनुवाद भी कहा जाता है। इसमें स्रोत भाषा यानी मूल पाठ जो होता है, मूल पाठ की मूल सामग्री का संक्षेप में अनुवाद किया जाता है। इस प्रकार की अनुवाद पद्धति का सहारा दुभाषीय लेते हैं। भाषणों, संसद में दिए गए वक्तव्यों एवं बहसों का अनुवाद सारा अनुवाद का ही श्रेणी में आता है। अब सारा अनुवाद प्रायः संसद एवं विधानसभाओं की कार्यवाहियों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों की गतिविधियों का किया जाता है और इस अनुवाद में विस्तृत कथन को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी सारा अनुवाद का मतलब होता है कि संक्षेप में प्रस्तुत करना और इसको संक्षेप में जो हो जाता है उसको सार में हो जाना है कि सार का मतलब होता है उसे विस्तृत रूप में कर दिया जाता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कि आशु अनुवाद का क्या तात्पर्य है, आशु अनुवाद से आप क्या जानते हैं। आशु अनुवाद का मतलब होता है यह एक प्रकार से दुभाषीय कर्म है। क्या है यह, दुभाषीय यानी कि द्विभाषी यानी कि दो भाषा में कर्म है और इसमें मूल वक्ता के वक्तव्य को लक्ष्य भाषा यानी कि लक्ष्य भाषा का मतलब होता है अनुदित पाठ में दुभाषिया के द्वारा तत्क्षण या भाषांतरण किया जाता है। इसके लिए आशु अनुवादक का भाषा ज्ञान गहन एवं अत्यधिक प्रामाणिक होना चाहिए। अनेक महत्वपूर्ण भाषणों, वार्ताओं
अनुबंधों आदि का अनुवाद करने के लिए उसे बिना किसी कोर्स या संदर्भ ग्रंथ के ही तत्काल करना पड़ता है। उसे केवल भाषा ज्ञान ही नहीं अपितु उन दोनों देशों के इतिहास, संस्कृति एवं समाज का भी ज्ञान प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। आज की इस प्रतिस्पर्धापरक दुनिया में आंसू अनुवादकों की आवश्यकता नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। ये हो गया आपका छाया अनुवाद से आप क्या समझते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर की छाया अनुवाद से आप क्या समझते हैं। छाया अनुवाद के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। अब इसमें लिखेंगे आप लोग छाया अनुवाद में कि स्रोत पाठ पढ़ने के बाद अनुवादक जो समझता या अनुभव करता है तथा उसके मन में उसका जो प्रभाव पड़ता है उसके संदर्भ में वह मूल पाठ का लक्ष्य भाषा में जिस प्रकार कथ्य का रूपांतरण करता है उसे छाया अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? छाया अनुवाद कहते हैं। उसमें अनुवादक को पूरी छूट होती है कि वह मुख्य भाव को लेकर लक्ष्य पाठ की रचना करे और इस प्रकार छाया अनुवाद में मूल पाठ की छाया मात्र होती है। उसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि अनुवाद और समाज में संबंध बताइए। अनुवाद एवं समाज में संबंध क्या है, इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसमें लिखेंगे आप लोग कि समाज वह सामाजिक इकाई है जिसके मानव रूपी सामाजिक प्राणी निवास करता है। यही कारण है कि समाज की हर गतिविधि वहाँ के साहित्य को प्रभावित करती है, चाहे वह मौलिक साहित्य हो या अनुदित। मैकाइवर एवं पेज महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इसी मनुष्य सामाजिक परिधि के चतुर्दिक विचरण करता है। आज के समय में अनुवाद की उपयोगिता महत्व निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से एक देश अथवा समाज के विचारों, भावों, मूल्यों, संस्कृति, सभ्यताओं, ज्ञान विज्ञान आदि को अन्य देशों तथा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है। यह द्रुतगति से विभिन्न समाजों के विचारों, तकनीकों, समाचारों आदि के परस्पर विनिमय को भी गति प्रदान कर रहा है। तो ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन, अनुवाद और समाज में संबंध। उसके बाद फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन है कि संकेत प्रणाली से आप क्या समझते हैं। संकेत प्रणाली क्या है दोस्तों? संकेत प्रणाली में आप लिखेंगे संकेत प्रणाली से तात्पर्य ऐसी सांकेतिक भाषा प्रणाली या चिन्ह प्रणाली से है जिसमें विचार क्या होता है, विचार संप्रेषण के लिए प्रायः ध्वनि श्रवणीय पद्धति के स्थान पर अंग संकेतों और प्रतीक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किसी अक्षर, शब्द अथवा वाक्य को किसी विशेष चिन्ह या प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है और साथ ही साथ इसमें हाथ के इशारों, शरीर तथा चेहरे के हाव भाव का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका संकेत प्रणाली। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट कोश के प्रकार बताइए। अब कोश के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर तो आपका आता है व्यक्ति कोश। क्या आता है? व्यक्ति कोश। सेकेंड नंबर आता है पुस्तक कोश और थर्ड नंबर आता है आपका भाषा कोश। तो ये आपके कोश के प्रकार हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों कोश के प्रकार आपके लिए बहुत ही मुख्य है और इसका मैं आपको सेक्शन बी में आपका कोश के प्रकार के बताएंगे। ये आपके कोश 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका आता है भाषिक कोश क्या है। कोश के प्रकार में बता दिया भाषिक कोश। अब इसमें आपका थर्ड नंबर हमने भाषा कोश बताया था, तो उसी का है भाषिक कोश से क्या आशय है। इसमें आता है कि इसके अंतर्गत वे कोश आते हैं जिनमें भाषा और विशिष्ट घटकों को व्युत्पत्ति, पर्याय, विपर्याय, उच्चारण आदि जैसे पक्ष शामिल होते हैं। भाषिक कोश के अंतर्गत एक भाषिक कोश, द्विभाषिक कोश, बहुभाषिक कोश, उपभाषा, बोली कोश,
विलोम कोश, मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश, समांतर कोश आदि, ये सारे आपके भाषिक कोश के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप भाषिक कोश के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर है, मिथक से आप क्या समझते हैं? मिथक से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछा गया है और हर तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास किया गया है। अब मिथक मतलब क्या होता है दोस्तों? मिथक का मतलब होता है पुनरावृत्त या व्याप्त संभावना। क्या होता है? व्याप्त संभावना। अब जैसे लिखा गया कि इसे भाषेतर कोश के अंतर्गत रखा है। मिथक को क्या कहते हैं? भाषेतर। कवियों एवं विद्वानों ने मिथ में व्याप्त संभावनाओं का प्रयोग अपने अपने ढंग से किया है। इसके लिए पुरावृत्त, पुराण कथा, देवकथा आदि अर्थ संकुचित अनुवादों में काम चलाया जाता है। सभी देशों के साहित्य अपने मिथकों से भरे पड़े हैं। मिथक संस्कृत विशेष की विशेष देन है। उनमें किसी भी जाति धर्म का अवचेतन मन सुरक्षित रहता है। मिथक एक प्रकार से आदिम युगीन भाषा, एक साहित्य मिथक में किसी कथा या कहानी का अंश रहता है। बिना कथा के मिथक की कल्पना असंभव है। जब तक हम उस कथा के सांस्कृतिक संदर्भों का नहीं जान सकते तब तक उसका अनुवाद संभव नहीं है। तो ये हो गया आपका मिथक शब्द के बारे में। फिर आता है 10th नंबर, मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन के बारे में आप बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मूल्यांकन के बारे में। अब जैसे मूल्यांकन जो किया जाता है, यानी कि मूल्यांकन का मतलब आप समझते हैं जो सारा निचोड़ हो, यानी मान लिया आप कहानी पढ़े, कहानी के बाद में जो उसका मूल्यांकन निकला, यानी उसका जो निचोड़ है कहानी का मूल तथ्य क्या था, वही आपका मूल्यांकन होता है। अब जैसे अनुवाद का मूल्यांकन अनुवाद कला का मूल्यांकन है। अनुवादक रचना का अनुवाद चाहे जितनी कुशलता के साथ करे, किंतु उसकी उच्चता या गुणवत्ता की जांच मूल्यांकन की कसौटी पर कसने से ही जानी जा सकती है। मूल्यांकन में मूल पाठ से अनुदित पाठ के सम्यक गुणदोष की विवेचन होती है और मूल पाठ की पुनर्रचना का परीक्षण अनुवाद ही मूल्यांकन है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका सेक्शन 1 के क्वेश्चन थे जो हमने आपका खंड आ से एक एक प्रश्न करके बताया। तो दोस्तों हम आप लोगों के साथ इतना कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है दोस्तों, और ज़रूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट चैनल को एक दूसरे को शेयर भी करते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल प्रश्न है और पेपर के अंतर्गत ये सारे प्रश्न आपके निहित होता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी भी करना है दोस्तों। तो आपको ये सारे प्रश्न आपके लिए एक समझ लीजिए कि पेन किलर साबित हो सकता है अगर आप पढ़ेंगे तो। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप जानिए और आपका जो टाइम वेस्ट है वो जानिएगा। फिर आता है जो सेकंड नंबर क्वेश्चन खंड बा से। खंड भा में आपको 150 प्रश्न यानी कि 150 शब्दों में करना है प्रश्न और 4 प्रश्न ही करने हैं। सेकंड है कि मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं? मशीनी अनुवाद के बारे में बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका है। अब इसमें लिखेंगे आप मशीनी अनुवाद के बारे में कि मशीनी अनुवाद को आरंभ हुए आज लगभग शताब्दी बीत चुकी हैं। किसी भी वैज्ञानिक कार्यकलाप के लिए यह काफ़ी लंबा समय है, इसलिए मशीनी अनुवाद का क्षेत्र अपने आप यह लंबा और वैविध्यपरक गतिविधि से पूर्ण इतिहास समेटे हुए। अनुवाद के लिए मशीन के उपयोग के संदर्भ में वास्तव में कहा जा सकता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है। क्या है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 1940 के दशक में, विशेष रूप से 1945 के लगभग विश्व युद्ध के दौरान इसकी शुरुआत हुई। युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के सैनिक एक ही मोर्चे पर लड़ते रहे। भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले सैनिकों के लिए जारी की जाने वाली सूचनाओं और आदेशों के अनुवाद के लिए विज्ञान के उपकरणों की सहायता ली गई ताकि संदेश शीघ्र अनुदित होकर सही लोगों तक पहुंच सके। यह व्यवस्था नितांत आवश्यक थी क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लड़ी जाने वाली लड़ाई अलग अलग भाषाएं बोलने वाले सैनिकों तक बेतार और रेडियो द्वारा संदेश पहुंचाने का यह सबसे सहज उपाय हो सकता था। उसका फिर आता है आरंभ में मशीनी अनुवाद
संबंधी अनुसंधान को मूलतः कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कार्य समझा जाता था, लेकिन भाषाई सिद्धांतों के विकास के साथ दृष्टिकोण में भी बदलाव आया और महसूस किया गया कि मात्र इंजीनियरिंग विज्ञान इस दिशा में लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। कंप्यूटर विज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों के समन्वित प्रयास मिलकर इस प्रौद्योगिक क्षेत्र की नई संभावनाएं और पद्धतियां तलाश सकते हैं। उसके बाद फिर आता है मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि अनुवाद की प्रक्रिया में निहित एक भाषा में कही गई बात की दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने का कार्य मशीन कंप्यूटर किस प्रकार करता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके पास मस्तिष्क भी होता है और स्मृति भी। उसमें और मनुष्य में फ़र्क नहीं है। मनुष्य अपने मस्तिष्क की स्मृति का इस्तेमाल स्वयं और स्वेच्छा से कर सकता है, जबकि कंप्यूटर को मस्तिष्क और स्मृति के यानी इस्तेमाल के लिए आदेश यानी कमांड मिलना चाहिए और इसके मस्तिष्क में रखा जाता है। यह मनुष्य तय करता है, यानी मनुष्य कंप्यूटर की मेमोरी को फीड करता है और अपनी आवश्यकता अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि कंप्यूटर में अनुवाद करने के लिए मनुष्य को उसमें अपेक्षित फीडिंग करनी पड़ती है तथा समुचित आदेश देने पड़ते हैं और यह कार्य कई स्तरों पर किया जाता है। उसके बाद फिर आता है कंप्यूटर आधारित शब्दकोश। कंप्यूटर आधारित शब्दकोश कौन कौन से हैं? जैसे अनुवादिक के लिए द्विभाषिक शब्दकोश का आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अनुवाद करता है तो वह अपेक्षित शब्दकोशों की सहायता लेता है। कंप्यूटर अनुवादों में तो इनका उपयोग होता ही है। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कंप्यूटर अनुवाद में तो इनका उपयोग होता ही है। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अनुवाद में इनका उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति को शब्दकोशों को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर को जिस शब्द का अर्थ पर्याय बताने के लिए आदेश दिया जाता है उसका पर्याय कंप्यूटर के पटल पर आ जाता है। उसके बाद फिर आता है कंप्यूटर आधारित शब्दकोश वास्तव में शब्दावली निर्माण प्रक्रिया की भी विकसित रूप है, जिसके मुद्रित कोशों की तुलना में कई दृष्टियों से अधिक उपयोगिता है। जैसे फर्स्ट नंबर आता है आपका कि वैज्ञानिक प्रगति की आधुनिक युग में शब्दावली का बहुत अधिक तेज़ी से विस्तार हो रहा है। सेकेंड नंबर समय के बदलाव तथा वैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ शब्दों के अर्थ में बदलाव आता रहता है। थर्ड नंबर मुद्रित कोश कुछ समय के बाद पिछड़ जाते हैं क्योंकि नए शब्दों और उनकी संकल्पनाओं को उनमें तभी शामिल किया जा सकता है जब शब्दकोश पुनर्मुद्रित हो, लेकिन कंप्यूटर कोश में प्रस्तुत शब्द सूची में इनको लगातार बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है फोर्थ नंबर कि बहुभाषिक अनुवाद की दृष्टि से मुद्रित शब्दकोश की सीमाएं होती हैं। द्विभाषिक, त्रिभाषिक, चतुर्भाषिक शब्दकोश हो सकते हैं, परंतु इन कंप्यूटर आधारित शब्दकोश में बड़ी तादाद में भाषाओं के पर्याय रखे जा सकते हैं। तो ये आपका आता है मशीनी अनुवाद कैसे होते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि अनुवाद में विज्ञान, कला तथा शिल्प तीनों के महत्व तत्व बताएं। अब आपका आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि अनुवाद में विज्ञान, कला, शिल्प तीनों के तत्व कौन कौन से हैं। इसमें लिखेंगे आप लोग कि अनुवाद को केवल विज्ञान या केवल कला या केवल शिल्प कहना ठीक नहीं है। उसमें किसी न किसी मात्रा में इन तीनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। जब तक अनुवादक में संवेदनशीलता और तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होगी तब तक वह स्रोत भाषा में प्रस्तुत तथ्य को ग्रहण कैसे करेगा। अगर अनुवादक किसी साहित्यिक कृति को अनुवाद कर रहा है तो सबसे पहले उसे अनुवादक साहित्यिक कृति के अंतरंग का साक्षात्कार होना होगा। तब यह संभव नहीं हो सकेगा जब तक कि अनुवादक में एक रचनाकार की संवेदनशीलता ना हो और उस अनुभव को स्वायत्त करने की क्षमता ना रखता हो जिसमें गुजरकर साहित्यकार ने उस रचना को रचा है। सर्वाधिक सफल हिंदी अनुवाद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने किया। अनुवाद करते समय
यानी कि फिट्जजेराल्ड और बच्चन दोनों ने अपनी निजी जीवन में गहरी पीड़ा और घोर निराशा से गुजर रहे थे, और इसी प्रकार जो अनुवादक भौतिकी या अर्थशास्त्र में चंचु प्रवेश तो अवश्य होना चाहिए। संवेदन और रचनाशीलता की विशेषताएं जो जन्मजात होती हैं, किंतु वह जन्मजात विशेषताएं हैं, उनके विकास और परिमार्जन के लिए शिक्षण और अभ्यास दोनों आवश्यक हैं। एक शिल्पी के लिए इनकी बहुत आवश्यकता होती है। स्रोत भाषा के लक्ष्य भाषा में ठीक ठीक प्रभावशाली ढंग से उतार पाने के लिए अनुवादक को शिल्पी तो बनना ही पड़ेगा, और इसीलिए ज़रूरी है कि अनुवादक में वैज्ञानिक तर्क प्रवणता, बौद्धिकता और तटस्थता होकर कलाकार की संवेदनशीलता और सृजनशीलता हो तथा शिल्पी और प्रशिक्षण और परिश्रमशीलता हो। इनमें तो यही सिद्ध होता है कि अनुवाद अंशतः विज्ञान है, अंशतः कला और अंशतः शिल्प है। इसमें से किस अनुवाद में कितना कितना अंश होता है, यह अनुवाद और अनुवादक दोनों पर निर्भर करता है। यह कविता का अनुवादक कलात्मक नहीं होगा तो इसमें सफलता कैसे मिलेगी। स्वाभाविक है कि कविता के अनुवाद में कला तत्व प्रधान होगा, यानी जो कला तत्व है वह क्या है, प्रधान है, कि मुख्य रूप से फर्स्ट माना गया है जो कला है। इसके विपरीत यदि विज्ञान के अनुवाद में कलात्मक लाने का प्रयास किया जाएगा तो अपने लक्ष्य से विचलित होगा। तो वैज्ञानिक अपेक्षित है, साथ ही शिल्प का मेजाब और निखार दोनों के लिए आवश्यक है। तो ये आपका हो गया अनुवाद विज्ञान में तीनों के जो तत्व हैं उसके बारे में बताया। फिर आता है 4 नंबर, भाषा में अनुवाद का महत्व बताइए। अब इसमें आपका आएगा कि किसी भाषा में कही गई या लिखी गई बात की दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो अनु यानी उपसर्ग तथा वाद संयोग से बना है। अब अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में संप्रेषण करने की वह प्रक्रिया जिसमें भाषा का ज्ञान होता है। इस संप्रेषण की प्रक्रिया को ही संस्कृत एवं हिंदी अनुवाद तथा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है। अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति यानी वद धातु से हुई है, और इसमें वद धातु में घय लगाने से वाद शब्द बना है तथा उसमें अनु उपसर्ग लगा देने से अनुवाद शब्द में प्रयोग में आता है। इसमें वद का अर्थ होता है बोलना या कहना तथा अनुवाद या उपरांत ले आता है। इस प्रकार अनुवाद शब्द का अर्थ किसी के कहने के बाद कहना होता है। हिंदी साहित्य में अनुवाद की परंपरा का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। किससे, कहाँ से मानता है, भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु काल में अधिकांश साहित्यकारों ने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं के नाटकों एवं उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में किया। अनुदित नाटकों में भवभूत के उत्तर रामचरित को देवदत्त तिवारी तथा लाला सीताराम, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम तथा नंदलाल तथा विश्वनाथ दुबे, बंगला के नाटककार माइकेल मधुसूदन के नाटक पद्मावती का बालकृष्ण भट्ट सैमेष्ठा का रामचरण शुक्ल तथा अंग्रेजी नाटकों में मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेघबेत आदि का हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध है। और इसी तरह अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों का भी अनुवाद किया गया है। बंगला उपन्यासकार रमेश चंद्र दत्त कृत बंग विजेता एवं बंकिम चंद्र कृत दुर्गेश नंदिनी का हिंदी रूपांतर गदाधर सिंह ने किया। इस तरीके से ये आपका भाषा अनुवाद के बारे में था। उसका आंसर आता है 5 नंबर क्वेश्चन, पर्याय कोश के उपयोग बताइए। अब आपका आता है पर्याय कोश। पर्याय कोश में है, इसमें लिखेंगे कि हिंदी का प्रथम पर्यायवाची कोश 1935 यानी 1935 में वाराणसी में प्रकाशित हुआ। कोशकार पंडित श्री कृष्ण शुक्ल विशारद ने इसमें संस्कृत के पारंपरिक पर्याय कोश वाली पद्धति अपनाई थी, अर्थात विषयों के वर्ग, फिर हर वर्ग में उपवर्ग तथा उसके अंतर्गत शब्दों की श्रेणियाँ या पर्याय मालाएँ बनाई। पंडित श्री कृष्ण शुक्ल के पर्याय कोश में भी 4 प्रमुख खंड थे, जो देव, जल, स्थल, मानव, जगत तथा मानवेतर जीव खंड। हर खंड के अंतर्गत उनके वर्ग तथा हर वर्ग के अंतर्गत अनेक पर्याय मालाएँ थीं। सारे खंडों में मिलाकर कुल 37
वर्ग तथा 22,000 से ऊपर पर्याय मालाएं थे। उदाहरण के तौर पर बता दें हम आपको कि संस्कृत के हलयुद्ध कोश में 5 कांडों के अंतर्गत प्रमुख वर्ग बांट दिए गए थे, जो स्वर्ग, भूमि, पाताल, सामान्य तथा अनेकार्थ माने अनेकों थे। क्वेश्चन है, यह पद्धति समय सिद्ध होते हुए भी हिंदी के परवर्ती प्रमुख पर्याय कोशों में नहीं अपनाई गई, और इसकी वजह तो यह है कि पद्धति से शब्द ढूंढना यानी पद्धति से शब्द ढूंढना कुछ अधिक श्रमसाध्य हैं और यह समय भी अधिक लेती हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार हिंदी पर्यायवाची कोश में प्रविष्टियों में अकारादि क्रम अपनाया गया है और यह अनेकार्थी शब्दों के विभिन्न अर्थों के पर्याय में भी एक साथ दिए गए हैं। अतः जिस किसी शब्द का पर्याय ढूंढना है उसे कोश में वर्ण क्रम के अनुसार देखा जाता है, जिसमें प्रायः बाएं तथा दाहिने पृष्ठों के सिरों पर इन पृष्ठों के क्रमशः प्रथम तथा अंतिम प्रविष्टि दी हुई रहती हैं। व्याकरणिक कोटि तथा स्रोत भी उल्लिखित रहने पर अधिक सुविधा अवश्य हो जाती है। पहले आप कल तथा प्रेजेंट का उदाहरण देख चुके हैं। कल संज्ञा, विशेषण, अपव्यय कुछ भी हो सकता है और हर संदर्भ में इसका पर्यायवाची भिन्न मिलेंगे। अब आप प्रतिशब्द तथा उसके पर्याय उस संबद्ध व्याकरणिक कोड के अंतर्गत ही ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार स्रोत का ज्ञान भी सहायक होता है। एक शब्द यानी आपा हिंदी या अपने अस्तित्व, अपने होने के बोध यानी अहंकार या शुद्धबोध जिसे कहते हैं का अर्थ देता है, जबकि तुर्की भाषा में आए हुए समध्वनिक शब्द आपा का अर्थ बड़ी बहन होती है। क्या होता है? बड़ी बहन होता है। जिन कोशों में ये सूचनाएं दी जाती हैं उनका लाभ उठाया जा सकता है और ये सूचनाएं संकेतों से दी हुई रहती हैं। उदाहरण के लिए संग लिखा होता है। क्या लिखा होता है? संग का अर्थ होता है संज्ञा, जबकि कोष्ठक में अगर संग दिया जाए इस तरीके से तो इसका संस्कृत अर्थ होता है, अर्थात शब्दों का स्रोत संस्कृत भाषा से है। तो ये आपका हो गया 5 नंबर कोश का उपयोग। फिर आता है 6 नंबर बैंकिंग शब्दावली की विवरण दीजिए। बैंकिंग शब्दावली का विवरण दीजिए। अब आपका आता है बैंकिंग शब्दावली का विवरण। इसमें लिखेंगे बैंकों में हिंदी के उपयोग की शुरुआत के समय से ही इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी शब्दावली का मानकीकरण किया जाए ताकि उसमें एक रूपता सुनिश्चित की जा सके। और देश के शीर्ष बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में अपने उत्तरदायी को निर्वाह करते हुए 1980 में पहली बार अंग्रेजी हिंदी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया और उसने बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी शब्दावली के मानकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भूमंडलीकरण और वित्तीय सुधारों के इस दौर में बैंकिंग क्षेत्र के कार्यकलापों में जहां नए आयाम जुड़े वहीं उसमें आमूलचूल परिवर्तन भी हुए और इस बदलती परिस्थितियों में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों में नई नई अवधारणाओं ने जन्म लिया और नई नई शब्दावलियाँ भी सामने आई। जैसे का नंबर में आपका आता है फर्स्ट नंबर में एक्यूम्बरेंस। एक्यूम्बरेंस का मतलब होता है क्या? भार, ऋण भार। इसमें आता है फर्स्ट नंबर जब किसी अचल संपत्ति अथवा आस्ति को बंधक रखकर ऋण लिया जाता है तो वह भारग्रस्त हो जाता है। फिर आता है सेकेंड नंबर भूमि अथवा अन्य संपत्ति में कानूनी दावा, ऋण भार अथवा हित होता है। सेकेंड नंबर आता है हाइपोथिकेशन यानी दृष्टि बंधक या अंडमान। इसमें आता है कि ऋण के लिए चल संपत्ति पर जमानत के लिए सृजित ऋण भार या दृष्टि बंधक कहलाता है। यह माल को संपार्श्विक जमानत यानी कोलेटरल सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी प्रदान करने का तरीका है। यानी कोलेटरल की संपार्श्विक जमानत जो होता है जिसमें संपत्ति का स्वामित्व पर और कब्जा दोनों ऋणकर्ता के पास ही रहता है। यही नहीं, ऋणकर्ता उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है और उससे लाभार्जन भी कर सकता है। फिर आता है थर्ड नंबर
लेन यानी कि पूर्व ग्रहणाधिकार यानी किसी लेनदार द्वारा देनदार के वास्तविक या व्यक्तिगत संपत्ति में सभी प्रकार ऋणभारों के चुनौती के लिए धारित कोई ब्याज या अन्य ऋणभार न हो। तो ये आता है आपका बैंकिंग शब्दावली के कुछ विवरण थे। उसके बाद फिर आता है खंड सा। खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 450 शब्दों में देना है। 7 नंबर प्रश्न दिया है कि अनुवाद के प्रकारों तथा वर्गीकरण की व्याख्या क्या विस्तार से कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आता है 8 नंबर कि भारत में बहुभाषिता के विषय में स्पष्ट कीजिए। उसके बाद फिर आता है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। फिर आता है पुनरीक्षण क्या है, पुनरीक्षण कैसे होता है। तो ये आपके 2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना ही दिया है। जो भी आपका प्रश्न अपडेटेड नहीं है वो आपको मैं अलग से वीडियो बना देंगे इसमें से सेक्शन सी में, क्योंकि इसमें आपका लॉन्ग होने की वजह से आप लोग को थोड़ा टाइम भी कम मिल जा पाएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको साथ फिर से उपस्थित होंगे और इसका आपको PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको यूट्यूब के अदर्स में आपको इसका लिंक अपडेट करा दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। फेसबुक भी अपडेट करा दिया गया है, इंस्टाग्राम भी अपडेट करा दिया गया है, जहाँ से भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।